वेलकम टू वेलकम टू एनकेआर। यस फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ रहे हैं सीटेट के लिए भाषा शिक्षण। और भाषा शिक्षण में जो है आज जो है हम लोग अभी तक 53 नंबर क्वेश्चंस को कर लिए थे कल। आज हम लोग पढ़ेंगे 54 नंबर क्वेश्चन से। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हम लोग जो है प्रीवियस ईयर आए हुए क्वेश्चंस को की मदद से सिलेबस को समझते हैं और उसका अध्ययन करते हैं। चलिए पढ़ते हैं। एक अध्यापक भाषा अधिगम के लिए अपने प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों की मदद के लिए कक्षा में निवेश समृद्ध परिवेश सृजित करता है। इस प्रकार का परिवेश विद्यार्थियों को किस तरह से मदद करेगा? तो ऐसे अवसर देने में जहां बार बार भाषा के स्वरूपों पर ध्यान जाता है और सीखने के मौके मिलते हों। अगला है निजी वाक स्वयं से बोलना, यानी कि स्वयं निर्देशित वाक्य जिसका प्रयोग बच्चे अपने ही व्यवहार को निर्देशित करने के लिए करते हैं, का विचार किसके द्वारा प्रतिपादित है? तो ये विचार प्रतिपादित है ले वाइगोत्स्की के द्वारा प्रतिपादित है। निजी वाक्य स्वयं से बोलना, यानी कि स्वयं निर्देशित वाक्य जिसका प्रयोग बच्चे अपने ही व्यवहार को निर्देशित करने के लिए करते हैं, का विचार ले वाइगोत्स्की द्वारा प्रतिपादित है। वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार सामाजिक अंतःक्रिया ही बालक की सोच व व्यवहार में निरंतर बदलाव लाता है, जो एक संस्कृति से दूसरे संस्कृति में भिन्न हो सकता है। अगला है एक भाषा शिक्षक सामाजिक विज्ञान की साथियों के साथ मिलकर भारत की सांस्कृतिक विविधता पर प्रदत्त कार्य देती है। शिक्षार्थियों को इस विषय में रिपोर्ट लिखने तथा पोस्टर तैयार करने के लिए सामाजिक विज्ञान की पुस्तक तथा इतिहास, भूगोल, संस्कृति और राजनीति से संबंधित अन्य पुस्तकें तथा दस्तावेजों को पढ़ना है। तो ये हो जाएगा समूची पाठ्यचर्या में भाषा। समूची पाठ्यचर्या में भाषा देखते हैं। एक भाषा शिक्षक सामाजिक विज्ञान के साथियों के साथ मिलकर भाषा की सांस्कृतिक विविधता पर प्रदत्त कार्य देता या देती है। शिक्षार्थियों को इस विषय में रिपोर्ट लिखने तथा पोस्टर तैयार करने के लिए सामाजिक विज्ञान की पुस्तक तथा इतिहास, भूगोल, संस्कृति तथा राजनीति से संबंधित अन्य पुस्तकें तथा दस्तावेजों का पढ़ना भाषा अधिगम की यह प्रक्रिया समूची पाठ्यचर्या में भाषा कहलाती है। आगे देखेंगे भाषा मुख से उच्चारित होने वाली वह ध्वनि है जिसका प्रयोग मनुष्य अपने मन के विचारों को आदान प्रदान करने के लिए करता है। गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान की कक्षा एक तरह से भाषा की ही कक्षा है, अर्थात बच्चे अन्य भाषाओं की कक्षा में भाषा अर्जित करते हैं क्योंकि भाषा सभी विषयों का केंद्र है। भाषा की शिक्षा केवल एक विषय में नहीं होती, विभिन्न विषयों की अवधारणा किसी भाषा विशेष में बनती है। अतः यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि भाषा पढ़ाई समूची पाठ्यचर्या में व्याप्त है। अगला है राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अध्ययन की वकालत करती है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है वो मातृभाषा, घर की भाषा, शास्त्रीय भाषा, आधुनिक तथा भारतीय भाषा तथा विदेशी भाषा की वकालत करती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति मातृभाषा, घर की भाषा, शास्त्रीय भाषा, आधुनिक भारतीय भाषा तथा विदेशी भाषा के अध्ययन की वकालत करती है। नई शिक्षा नीति के प्रमुख बिंदु कौन कौन से हैं? तो नई शिक्षा नीति के प्रमुख बिंदु एनईपी 2020 के अंतर्गत कक्षा 5 तक के छात्रों को मातृभाषा, स्थानीय भाषा और राष्ट्रीय भाषा में ही अध्ययन करवाया जाएगा। कक्षा 10 बोर्ड की अनिवार्यता को खत्म कर दिया गया है। अब छात्र को सिर्फ 12वीं की परीक्षा देनी होगी। मानव संसाधन प्रबंध मंत्रालय का नाम परिवर्तित कर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। नई शिक्षा नीति के अंतर्गत शिक्षा क्षेत्रफल सकल घरेलू उत्पाद के 6% हिस्से के सार्वजनिक व्यय का लक्ष्य रखा गया है। अगला है 58 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के शास्त्रीय भाषा के अध्ययन को रूप में अनुमोदित करता है। तो ये अनुमोदित करता है एक अतिरिक्त विकल्प के रूप में। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के शास्त्रीय भाषा के
अध्ययन को एक अतिरिक्त विकल्प के रूप में अनुमोदित करती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 21वीं सदी की पहली शिक्षा नीति है। वर्ष 1968 से 1986 के बाद यह भारत की तीसरी शिक्षा नीति है। इस नीति के अध्यक्ष सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक इसरो के डॉक्टर कस्तूरी रंगन हैं। इस शिक्षा नीति को कस्तूरी रंगन समिति के नाम से जाना जाता है। इसे 29 जुलाई 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी मिली थी। अगला है शैक्षणिक भाषा से संबंधित प्रमुख सुधार कौन कौन से हैं। तो शैक्षिक भाषा से संबंधित इस नीति में भारतीय भाषाओं में पढ़ाने के महत्व को रेखांकित किया गया है। इसमें 3 भाषा फार्मूला यानी कि हिंदी, अंग्रेजी और स्थानीय भाषाओं में पढ़ाई करवाई जाएगी। अगला है एनईपी 2020 के तहत कक्षा 5 की पढ़ाई मातृभाषा, स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा की करवाई जाएगी, जिससे अंग्रेजी भाषा की अनिवार्यता को समाप्त हो जाएगी। कक्षा 9 से विद्यार्थी को विदेशी भाषाओं को भी सीखने का विकल्प मिलेगा। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं दर्ज है? तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में जो है वो 22 भाषाएं दर्ज हैं। व्याख्या देखते हैं कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची भाग 8 में अनुच्छेद 343 से 351 तक आधिकारिक भाषा से संबंधित है। संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित 22 भाषाएं शामिल हैं, जिसमें असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली और डोंगरी है। इन भाषाओं में से 14 भाषा जो संविधान के प्रारंभ में ही शामिल कर लिया गया था, लेकिन वर्ष 1967 में सिंधी भाषा को 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया तथा 1992 में 71वें संविधान संशोधन के द्वारा नमक अर्थात नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को जोड़ा गया था। वर्ष 2003 में 92वें संविधान संशोधन अधिनियम जो कि वर्ष 2004 में प्रभावी हुआ, जिसमें बोडो, डोंगरी और मैथिली और संथाली 4 भाषाओं को अनुसूची में जो है वो जोड़ा गया था। नेक्स्ट देखते हैं 60 नंबर क्वेश्चन है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम मातृभाषा के माध्यम से अधिगम की अनुशंसा किस कक्षा तक के लिए करता है? तो ये कक्षा 8 तक के लिए करता है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम मातृभाषा के माध्यम से अधिगम की अनुशंसा कक्षा 8 तक करता है। बालक की प्रारंभिक भाषा मातृभाषा ही होती है। यह भाषा संप्रेषण का एक माध्यम है, जिसके माध्यम से बालक अपने भावों एवं विचारों को सबके सम्मुख प्रस्तुत करता है। शिक्षा अधिकार अधिनियम की प्रारंभिक शिक्षा हो सके तो कक्षा 8वीं तक शिक्षा का मातृभाषा को ही रखा जाए। अगला है भाषा अध्यापन के सिद्धांत। सेकेंड टॉपिक है भाषा अध्यापन के सिद्धांत। तो चलिए भाषा अध्यापन के सिद्धांत को हम लोग पढ़ते हैं। दिया है अपने फोन की संपर्क सूची में किसी फोन का नंबर ढूंढना किसका उदाहरण है? तो ये जो है अपने फोन की सर्वेक्षण सूची में किसी फोन का तो बारीकी से पठन स्कैनिंग की जो है ये प्रक्रिया है कि इस स्कैनिंग वह प्रक्रिया है जिससे हम किसी विशेष जानकारी को जल्दी और सटीक रूप से ढूंढने के लिए बारीकी से पठन करते हैं। जैसे जब आप विशिष्ट जानकारी फोन नंबर के लिए पूरी सूची को स्कैन करते हैं, यह एक लक्षित त्वरित प्रक्रिया होती है। आगे देखते हैं गर्वित अपनी कक्षा में अपने सहपाठियों से हिंदी में बातचीत करता है। जब अध्यापक उसे बुलाते हैं तब वह तुरंत अंग्रेजी में उत्तर देता है। यह किसका उदाहरण है? तो यह जो है कोड अंतरण की जो है वो कोड स्विचिंग या कोड अंतरण की का उदाहरण है। कोड अंतरण क्या होता है? तो यह स्थिति जब व्यक्ति बातचीत के दौरान एक भाषा से दूसरी भाषा में स्विच करता है। उदाहरण में गर्वित अपने सहपाठियों से हिंदी में बात करता है लेकिन अध्यापक से अंग्रेजी में उत्तर देता है। यह सामाजिक भाषाई संदर्भ के आधार पर कोड अंतरण या कोड स्विच का उदाहरण है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा पद वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत से संबंधित नहीं है?
तो भाषा अर्जन उपकरण जो है ये सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत से संबंधित नहीं है। वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत में सामाजिक अंतःक्रिया, सहारा देना, स्कैफोल्डिंग और निकटस्थ विकास का क्षेत्र, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट (ZPD) जैसे महत्वपूर्ण पहलू है। वाइगोत्स्की का सिद्धांत यह मानता है कि बच्चों का विकास सामाजिक संदर्भों और अंतःक्रिया के माध्यम से होता है। भाषा अर्जन उपकरण लैंग्वेज एक्वेशन डिवाइस चाम्स्की द्वारा दिया गया एक विचार है जो वाइगोत्स्की के सिद्धांत से संबंधित नहीं है। यह जैविक रूप से भाषा सीखने की क्षमता पर आधारित है। यह जैविक रूप से भाषा सीखने के सिद्धांत पर आधारित है। अगला है कि शिक्षार्थी उस भाषा को समझते और व्यवहार में लाते हैं जो व्यवस्था की तरह कार्य करती है। तो वो सर्वांगी स्टिकमिक सर्वांगी क्षमता भाषा का की मूलभूत संरचनाओं, रूढ़ियों और प्रणालीगत उपयोग को संदर्भित करती है। यह एक ऐसा कौशल है जो भाषा के विभिन्न घटकों को प्रभावी ढंग से और सटीक रूप से उपयोग में लाने की क्षमता को संदर्भित करता है। भाषा का प्रणालीगत उपयोग, प्रणालीगत क्षमता केवल शब्दावली और व्याकरण तक ही सीमित नहीं है बल्कि भाषा के सामाजिक सांस्कृतिक पहलू को शामिल करती है। प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं? तो संगठनात्मक संरचना, प्रणाली के सभी घटकों के बीच भूमिकाएं और जिम्मेदारियां हैं। संसाधन प्रबंधन, उपलब्ध संसाधनों, समय, ऊर्जा, धन का कुशलपूर्वक उपयोग करना भी इसमें सम्मिलित है। समन्वय व सहयोग, विभिन्न विभागों, व्यक्तियों या घटकों के बीच तालमेल, नवाचार और विकास, नई तकनीकी और विचारों को अपनाने की क्षमता। भारत के संविधान में अंग्रेजी भाषा की क्या स्थिति है? तो भारत के संविधान में सहराजकीय भाषा के रूप में अंग्रेजी भाषा ली गई है। संविधान में अंग्रेजी भाषा, तो भारत की आधिकारिक भाषा हिंदी, हालांकि संविधान में अंग्रेजी को भाषा का दर्जा दिया गया है। धारा 343 हिंदी को एक संघ की एकमात्र राजभाषा के रूप में अधिसूचित किया गया है। धारा 343(2) में अंग्रेजी को सहायक भाषा के रूप में स्वीकार किया गया है जिसका प्रयोग केंद्रीय प्रशासन, न्यायपालिका और अन्य आवश्यक सामग्री कार्यों में होता है। अगला है धारा 344 में संविधान एक भाषा आयोग स्थापना की बात करता है जो 10 वर्षों के अंतराल पर हिंदी में विकास और उसे अपनाने के लिए सुझाव देता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा भाषा के बारे में जानना से संबंधित है? तो बी घोषणात्मक ज्ञान जो है ये किसी अवधारणा या विचार के बारे में जानकारी को कहते हैं। इसे मौखिक या तथ्यात्मक ज्ञान भी कहा जाता है। घोषणात्मक ज्ञान किसी चीज, घटना या प्रक्रिया के बारे में जानकारी देता है। यह जानकारी स्मृति में संग्रहित होती है और इससे स्थिर माना जाता है। घोषणात्मक ज्ञान किसी प्रक्रिया या कौशल के बारे में जानकारी देता है। घोषणात्मक ज्ञान सभी तरह के ज्ञान का आधार होता है। यह प्रक्रियात्मक ज्ञान को समझने और लागू करने में मदद करता है। घोषणात्मक ज्ञान तथ्यों, अवधारणाओं और सिद्धांतों के बारे में जानकारी देता है। अगला है 67 नंबर क्वेश्चन है कि अधिगम का कौन सा मत इस बात में विश्वास रखता है कि मौखिक या अमौखिक भाषा आदत निर्माण की प्रक्रिया के माध्यम से आती है? तो आदत निर्माण की प्रक्रिया से आती है, यह जो है वो देता है ऑप्शन नंबर डी अधिगम की व्यवहारवादी मत। इस बात में विश्वास रखता है कि मौखिक या अमौखिक भाषा आदत निर्माण की प्रक्रिया के माध्यम से आती है। शिक्षा में व्यवहारवाद इस बात का ध्यान केंद्रित करता है कि लोग पर्यावरण के साथ अपनी अंतःक्रियाओं के माध्यम से कैसे सीखते हैं। यह इस विचार पर आधारित है कि सभी व्यवहार कंडीशनिंग के माध्यम से प्राप्त होते हैं जो सुदृढ़ीकरण और दंड की एक प्रक्रिया है। अगला है भारत में बहुभाषावाद के संदर्भ में अध्यापक के लिए क्या समझना जरूरी है? तो विविधता भरे समाज में एक भाषा नीति बनानी चाहिए। भाषा, अस्मिता और संस्कृति ये भिन्न भिन्न अस्तित्व रखती है। संप्रेषण से सामाजिक
संबद्धता स्थापित होती है। अल्पसंख्यक भाषाओं को प्रभुत्वशाली भाषा में मिला देना चाहिए। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कि संप्रेषण से सामाजिक संबद्धता स्थापित होती है। भारत में बहुभाषावाद के संदर्भ में अध्यापक के लिए संप्रेषण से सामाजिक संबद्धता स्थापित करना जरूरी है। बहुभाषी शिक्षा प्रदान करने में शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। उन्हें कई भाषाओं में प्रभावी ढंग से शिक्षण प्रदान कर सकने के लिए पर्याप्त प्रशिक्षण और सहायता दी जानी चाहिए। उन्हें भाषा अधिगम पढ़ाने के लिए अभिनव शास्त्र शिक्षा और प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। अगला है 69 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं 69 नंबर क्वेश्चन है कि कक्षा 6 की अध्यापिका शब्दावली समृद्ध करने के लिए चम्मच प्लेट डिब्बे परात कक्षा में लेकर आती है। इन्हें दिखाकर वह रसोई में इस्तेमाल होने वाली वस्तुओं का विवरण लिखना चाहती है। भाषा शिक्षण के संदर्भ में इन वस्तुओं को क्या कहेंगे? तो इन वस्तुओं को वास्तविक वस्तुएं कहेंगे, रियलिया कहेंगे। अगला है शिक्षण की वह विधि जिसमें अध्यापक और 4 विभिन्न विद्यार्थी विभिन्न भूमिकाओं के साथ एक सहयोगात्मक अधिगम समूह का गठन करते हैं। पाठ्यवस्तु की विषय वस्तु पर संवाद किया जाता है जिससे समीपस्थ विकास का क्षेत्र सृजित होता है और परिणामतः पठन बोध में सुधार होता है। इस विधि को आप क्या कहेंगे? तो इस विधि को हम जो है वो पारस्परिक शिक्षण, एक छोटी समूह निर्देशात्मक गतिविधि जिसमें छात्र शिक्षक बनते हैं और 4 प्रबंध नीतियों का उपयोग करके चर्चा का नेतृत्व करते हैं जिसका अच्छे पाठक पाठ को समझने के लिए उपयोग करते हैं। छात्रों को अपना भ्रम दूर करने के लिए प्रश्न पूछने चाहिए। परिणामतः पठन बोध में सुधार होता है। अतः उपयुक्त प्रश्न में पारस्परिक शिक्षण विधि का प्रयोग किया गया है। अगला है 71 नंबर क्वेश्चन है कि बच्चों के अपने समुदाय में दूसरों के साथ अनौपचारिक अंतःक्रिया मित्रता और संबंध बनाना भाषा के किस स्वरूप के प्रयोग पर आधारित है? तो यह आधारित है ऑप्शन नंबर सी भाषा समाजीकरण पर आधारित है। अगला है पाठ्यवस्तु के कठिन शब्दों के साथ व्यवहार करने के लिए भाषा शिक्षिका पहले शब्दों को मातृभाषा में रूपांतरित करती है और फिर शिक्षार्थियों को उन्हें याद करने के लिए कहती है। वे प्रयोग कर रही है प्रत्यक्ष पद्धति का उपयोग, प्रत्यक्ष नहीं व्याकरण अनुवाद पद्धति का उपयोग कर रही है। नेक्स्ट है 73 नंबर की एक भाषा शिक्षिका अर्थ में समझ की बजाय वाक्यों के संरचना को याद करने पर बल देती है। वे कौन सी पद्धति का उपयोग कर रही है? तो संरचनात्मक उपागम का उपयोग कर रही है। अगला है संदर्भ विषयों जैसे विज्ञान, गणित, सामाजिक ज्ञान में विचारों का संकल्पनाओं तथा अर्थों को बताने के लिए भाषा का वैज्ञानिक उपयोग है। भाषा शिक्षक विषय के सहयोग से भाषा शिक्षण के लिए भाषा के इस पहलू को प्रयोग करने की कोशिश करता है। इसे क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान में विचारों, संकल्पनाओं तथा अर्थों को बताने के लिए भाषा वैज्ञानिक का ही उपयोग किया जाता है। रजिस्टर आधारित भाषा शिक्षण कहलाती है। नेक्स्ट है इसमें से किसे भाषा शिक्षण परंपरा के अंतर्गत मानवतावादी दृष्टिकोण के उदाहरण के रूप में उद्धत किया गया है? तो ये सामुदायिक भाषा अधिगम को उद्धत किया गया है। नेक्स्ट है 76 नंबर की संज्ञा समझाने के लिए एक अध्यापिका पहले उदाहरण देती है और इसके बाद उसकी परिभाषा बताती है। यह विधि क्या कहलाती है? तो यह विधि जो है वो आगमनात्मक विधि कहलाती है। आगमनात्मक विधि कहलाती है। अगला है कि भाषा शिक्षण के रचनावादी उपागम में अध्यापक से क्या अपेक्षा की जाती है?
तो शिक्षार्थियों को ज्ञान के निर्माण में अपने अनुभव का प्रयोग करने में मदद करना जो है वो आगमनात्मक जो है वो पद्धति का प्रयोग करते हैं। व्याकरण सीखने का कौन सा उपागम इस सिद्धांत को प्रोत्साहित करता है? तो व्याकरण सीखने का कौन सा सिद्धांत को प्रोत्साहित करता है? तो ये निगमनात्मक जो है वो प्रोत्साहित करता है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति बच्चों के भाषा विकास में मदद नहीं करेगी? तो भाषा विकास में जो है वो ऑप्शन नंबर सी मदद नहीं करेगी कि अभिभावक और अध्यापकों की ओर अधिकाधिक सहयोग, ड्रिल और पुनरावृत्ति ये जो है मदद नहीं करेगी। अगला है भाषा की कक्षा का परिवेश किस तरह का नहीं होना चाहिए? तो भाषा की कक्षा का परिवेश जो है वो तानाशाही नहीं होना चाहिए। भाषा की कक्षा का प्रवेश तानाशाही नहीं होना चाहिए। तानाशाही से बच्चों में डर का माहौल रहता है, वह प्रश्न पूछने और बात करने से डरेंगे। भाषा की कक्षा का परिवेश बाल अनुकूल, सजीव एवं सक्रिय तथा संसाधन पूर्ण होना चाहिए। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के निर्देशक सिद्धांतों में शामिल नहीं है? तो ये जो है पाठचर्या को इस प्रकार समृद्ध करना कि वह बच्चों के समग्र विकास में मदद करे और पाठ्य पुस्तक केंद्रित न हो। नेक्स्ट है कक्षा 4 की अध्यापिका अपने विद्यार्थियों को दिए गए विषय पर लेखन पूर्व गतिविधि के रूप में अपने विचार अभिव्यक्त करने के लिए कहती है। इस युक्ति को क्या कहेंगे? तो कक्षा 4 की अध्यापिका अपने विद्यार्थियों को दिए गए विषय पर लेखन पूर्व गतिविधि के रूप में अपने विचार अभिव्यक्त करने के लिए कहती है। इस युक्ति को मानस मंथन कहेंगे। मानस मंथन का अर्थ है विषय से संबंधित विचारों के प्रति सजगता। यह एक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है जिसमें छात्र सक्रिय भूमिका निभाता है। शिक्षक पूरी कक्षा को एक समस्या या विषय देता है। दिए गए समय के भीतर छात्र को विषय से संबंधित विचार प्रकट करने होते हैं। अब आते हैं टॉपिक नंबर 3 पर, सुनने और बोलने की भूमिका, भाषा का कार्य तथा बालक इसे किस प्रकार एक उपकरण के रूप में प्रयोग करता है। तो इस सेशन का जो है हम अध्ययन अगले सेशन में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब।